हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तानुश्री त्यागी। और आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th। तो डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रोथ। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ग्रोथ हो, हमारी प्रोग्रेस हो। एज एन इंडिविजुअल हम सबकी एस्पिरेशंस यही होती हैं कि हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, राइट। सिमिलरली हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। ओके तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए मेरी कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है। हमारी एस्पिरेशंस, हमारे डिज़ायर सब कुछ अलग होते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट नेशनल डेवलपमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स गेट हिट इनटू द लेसन। Development is a process in which something grows, becomes more mature and advanced. तो हमें तो पता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, राइट। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो। ओके सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अब हम बात आ जाते हैं हर एक इंडिविजुअल पे। ह्यूमन डेवलपमेंट refers to the development of an individual in such a way that he or she could live a happy life and fulfill all materialistic desires. Very important। तो डेवलपमेंट का मतलब अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, मेरा डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि हम अपनी सारी एस्पिरेशंस, सारे डिज़ायर्स को फुलफिल कर लें और हम एक हैप्पी लाइफ जिएं और हम अपनी सारी इच्छाएं फुलफिल कर लें। और ऑल द मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है बेटा वो भी चीज़ जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए, लाइक हमें बंगलो चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए एंड ऑल दीज मटीरियल थिंग्स। ओके परफेक्ट। तो हमें डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया। और अगर हमारी कंट्री में या कहीं भी हर एक ह्यूमन अपनी अपनी डेवलपमेंट को हासिल कर लेता है, ठीक है, अपनी एस्पिरेशंस को हासिल कर लेता है लाइफ में, तो वो क्या बन जाता है, नेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि हमें पता है कि नेशन हर एक ह्यूमन बीइंग से बनता है, राइट। और अगर हर एक इंसान ने अपनी डेवलपमेंट हासिल कर ली है, हर एक इंसान पर्टिकुलरली डेवलप्ड हो चुका है, देन ऑफ कोर्स हमारा नेशन भी डेवलप हो जाता है। आई गेस आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। What development promises? Different people, different goals. तो ये तो मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि मेरे लिए मेरा डेवलपमेंटल गोल कुछ और हो सकता है, सिमिलरली आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल कुछ और हो सकता है। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, राइट। जैसे हमारी एस्पिरेशंस अलग होती हैं, हमारे डिज़ायर्स अलग होते हैं, सिमिलरली हमारे डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर वुड बी मोर डेज ऑफ वर्क एंड better wages as well as quality education for their children, while for a girl from rich family would desire gender equality and women empowerment. Thus, people's situation determines their desires and developmental goals. So this last line, thus people's situation determines their desires and developmental goals, is very important. तो यहाँ हमें दो लोगों के बारे में बताया है। एक आपकी रूरल लेबरर है, राइट, वो लैंडलेस है, और एक गर्ल है जो कि रिच फैमिली को बिलोंग करती है। तो उस लैंडलेस रूरल लेबरर के का डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है। उसका डेवलपमेंट गोल सिर्फ यही हो सकता है कि उसे ज़्यादा काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क मिले, राइट, और उसको बेटर वेजेस मिले, राइट। उसको दिन का जो आखिरी में जो पैसे मिलते हैं वो एकदम बेटर मिले, ठीक मिले, राइट। एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। तो वो अपने बच्चों के लिए यही चाहेगा कि मेरे बच्चों को एक अच्छे से एजुकेशन मिले ताकि वो बड़े होके एक अच्छे से आदमी बन जाए, राइट। वाइल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली वुड डिज़ायर। अब आप अगर किसी गर्ल की बात करोगे जो रिच फैमिली को बिलोंग करती है, तो वो क्या चाहेगी कि जितनी फ्रीडम मेरे ब्रदर को मिल रही है उतनी ही फ्रीडम मेरे पेरेंट्स मुझे अलॉट करें, राइट। वो जेंडर इक्वालिटी चाहेगी। वेराज और वो ये भी चाहेगी कि women empowerment हो। Thus people's situation determines their desires and developmental goals. तो यहाँ बताया है कि इंसान की स्थिति, इंसान की प्रेजेंट लाइफस्टाइल और उनकी सिचुएशन ही हमारे डेवलपमेंटल गोल्स को
डिटरमाइन करती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है तो उनकी क्या डिज़ायर होगी, उनके क्या डेवलपमेंटल गोल्स होंगे कि हमारा बिजनेस और बढ़े, राइट, हमारे 1-2 और ऑफिसेस खुले। यही तो उनका डेवलपमेंटल गोल होगा कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंचे, बहुत ज़्यादा हमारे ऑफिसेज हो, डिफरेंट ब्रांच हो, अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में अभी अलग अलग जगह पर हमारे ब्रांचेस हो, तो वो ये चाहेंगे, राइट। वेयर एज अगर मैं एक छोटे से रूरल लेबर की बात करूं तो वो क्या चाहेगा, वो सिर्फ ये चाहेगा कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले, बेटर वेजेस मिले, उनके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये सारी चीज़ें जो एक रूरल लेबरल चाह रहा है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा, उसके लिए वो डेवलपमेंटल गोल्स हो ही नहीं सकते। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ एक लड़की जो रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है उसके डेवलपमेंटल गोल्स बिल्कुल अलग है उस लेबर से, राइट, जिसकी हमने ऊपर बात करी। सिमिलरली उस लेबर के भी बिल्कुल अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं उस लड़की से। तो इंसान की प्रेजेंट लाइफस्टाइल, इंसान की प्रेजेंट सिचुएशन ही डिटरमाइन करती है हमारे गोल्स को, हमारे डिजायर्स को। अगर आप एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके छोटे मोटे डेवलपमेंटल गोल्स तो होंगे ही नहीं, राइट, आपके अच्छे और बड़े डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। सिमिलरली अगर एक इंसान बहुत गरीब है तो उसका सिर्फ यही डेवलपमेंटल गोल होगा कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा पाऊँ और अपने बच्चों को एक अच्छी सी एजुकेशन दे दूँ ताकि वो बड़े होकर ऐसा जो मैं आज काम कर रहा हूँ वैसा काम ना करें। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एंड पीपल्स सिचुएशन डिटरमाइंस देयर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस एंड देयर डेवलपमेंटल गोल्स। ओके, तो ये बात आपको, ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया? परफेक्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। What may be development for one may not be development for the other person. It may even be destructive for the other. तो सेकेंड पॉइंट में हमें ये बताया है कि एक के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, सिमिलरली वो जो चीज़ एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जैसा कि हमें पहले एग्जाम्पल समझ आ गया कि उस लेबर के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है ताकि उसे ज़्यादा दिन का काम मिले, उसे बेटर वेजेस मिले, तो ये सारे डेवलपमेंटल गोल सिर्फ उसके हैं, राइट। ये डेवलपमेंटल गोल्स उस रिच गर्ल के नहीं है। सिमिलरली उस रिच गर्ल के जो डेवलपमेंटल गोल है वो डेवलपमेंटल गोल तो उस बेचारे लेबर वर्कर के है ही नहीं, राइट। तो ये बात इस पॉइंट से समझ आ गई कि मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल कुछ और हो सकता है और शायद जो मेरे लिए मेरा डेवलपमेंटल गोल है वो आपके लिए कोई डेवलपमेंट हो ही ना। ओके, देन जो सेकंड लाइन है, जो लास्ट में लिखा है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इस लाइन को हम समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से। डेवलपमेंट ऑफ अ डैम माइट बी एन इम्प्रूवमेंट फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट एज ही विल गेट ग्रेटर पावर, येट डेवलपमेंट ऑफ अ डैम लोअर्स द लैंड एंड डिस्टर्ब्स द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अपरूटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ दिखाया है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना होकर बल्कि उनके लिए तो बहुत ही अनडेवलपमेंट हो सकती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ओके, तो लेट्स टेक, अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का कोई मालिक है और एक डैम बन रहा है, राइट। अगर वो डैम बनवाना चाहता है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। ऑफ कोर्स वो डैम बनवा रहा है तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उसके लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक ग्रोथ है, एक प्रोग्रेस है, एक डेवलपमेंट है। वेयरएज अगर डैम बनेगा तो वहाँ लोग जो रहते थे उनको हटाया होगा उस लैंड से, तो यानी लेट्स टेक, अगर कहीं डैम बन रहा है वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है तो उन ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना पड़ा, उनको अपरूट करना पड़ा, उनके घर उजाड़ दिए। तो ये वाली बात आ जाती है यहाँ कि अब वो जो डैम बना वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंटल क्राइटेरिया था, डेवलपमेंटल गोल था, बट डू यू थिंक कि उन ट्राइबल्स के लिए वो कोई डेवलपमेंट था? नो, नॉट एट ऑल। भाई उनके तो घर चले गए बेचारों के, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट, उनके लिए वो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो इन 2 पॉइंट से हमें ये समझ आ गया कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। Okay, I hope I am well being in explaining you these 2 points because it is important, right? तो आपको समझ आ गया कि डेवलपमेंट का आइडिया, डेवलपमेंट के नोशन कैसे चेंज होते रहते हैं, वेरी होते रहते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, आगे बढ़े। Income and other goals. People want more income, money, or material things that one can buy with it.
is one factor on which our life depends. However, the quality of our life also depends on non-materialistic things such as equal treatment, freedom, security, and respect for others. For development, people look at a mix of goals. The developmental goals are not only about better income but also about other things in life. Now, these lines are very important. So, हमें पता है कि people want more income, right? हम सब लोग किस लिए काम कर रहे हैं? Because of money, right? Because money can buy all the materialistic things that we require in life. Money से हम वो सारी चीज़ें खरीद सकती हैं जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए होती हैं, right? So money is a primary thing, very important thing in life. However, our life also depends on some of the non-material things. अगर हम कहें कि हमारी लाइफ सिर्फ मनी पर या जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हम लोग खरीद सकते हैं मनी से उस पर डिपेंड होती है तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज हमारे लाइफ में नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी, ऑफकोर्स इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. फ्रीडम, फ्रेंडशिप, working atmosphere, these are some of the things which people seek besides income, right? वो चाहते हैं इनकम तो अच्छी हो हमारी बट उसके साथ हमें इक्वालिटी मिले, right? हमें फ्रीडम मिले, हमें हैप्पीनेस मिले. सो दीज आर सम ऑफ द नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स. आप इक्वालिटी, आप फ्रीडम, आप हैप्पीनेस पैसों से नहीं खरीद सकते. तो इस लाइन पे यही लिखा है, राइट? फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. द डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, राइट? तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग डेवलपमेंट यानी हमारी ग्रोथ जब होती है, हम डेवलपमेंट के लिए तो ये सब कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट का मतलब हम हमेशा पैसों से जोड़ लेते हैं कि हाँ हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हमें हमारी अच्छी इनकम हो रही है तो हम डेवलप हो रहे हैं. नो, बट हमारा जो डेवलपमेंटल का क्राइटेरिया है, जो डेवलपमेंट है जो हमारा, वो नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे भी डिपेंड करता है, सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम, वर्किंग एटमॉस्फेयर, योर सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट and happiness, friendship. These are some of the things on which our life depends. Do you think that money can buy all the happiness to you? No, never. Money in your pocket cannot buy everything, right? Money only can buy materialistic things. But what about non-materialistic things which are really very important in life? तो इस लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं और इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा. कंसिडर एन एग्जाम्पल. इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. इन अनदर केस अ जॉब may offer you a less pay but offer you a regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, offer a high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो इस एग्जाम्पल में हमें यही समझाया गया है कि अगर आपको कहीं एक दूर जॉब मिलती है तो बिफोर एक्सेप्टिंग दैट ऑफर यू विल ट्राई टू कंसिडर अ मेनी फैक्टर्स. आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे और फिर आप सोचोगे कि आपको वो जॉब एक्सेप्ट करनी है या नहीं, राइट? बिसाइड्स इनकम आप देखोगे कि वहाँ जाकर कि आपकी फैमिली के लिए वहाँ फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, एजुकेशन अच्छी है वहाँ या नहीं, वहाँ पर आपके जो ऑफिस है वहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है या नहीं. सो यू विल ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स. ऐसा तो नहीं कि अगर वो जॉब आपको एकदम अच्छा हाई पे ऑफर कर रही है तो आप तुरंत वो जॉब एक्सेप्ट कर लोगे ऑफर. नो, दैट्स नॉट द केस. ये सबके साथ होता है. ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपको बस इनकम मिल रही है अच्छी तो यू विल जस्ट डू दैट जॉब. नो, यू विल ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स. तो यही यहाँ बताया है. In another case, a job may give you a less pay but offer you a regular employment that enhances your sense of security. तो यहाँ बताया है कि लेट्स टेक, अगर आपको ये वाली जॉब एक मिली जो दूर है और वो काफ़ी अच्छा हाई पे कर रही है बट वहाँ आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और दूसरी जॉब है जो आपको दूर मिल रही है बट वो आपको लेस पे कर रही है बट वो सारी अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रही है. तो डू यू थिंक विच जॉब यू विल प्रेफर टू टेक? तो यहाँ यही बताया है कि अनदर जॉब
high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो इससे आप अगर आप वो जो जॉब ले लेते हो, जो पहली वाली जॉब है जो हाई पे कर रही है, पर वो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही, वहाँ के वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, और सिंस वो जॉब इतनी हेक्टिक है कि वो आपके लिए इतना सा भी टाइम नहीं छोड़ रही ताकि वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेयर करो टाइम. सो दिस इज द सिचुएशन. सो डू यू थिंक यू विल एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ ऑफर्स? नो, यू विल नॉट. इनफैक्ट नो वन विल नॉट. राइट, हमें इनकम नहीं चाहिए भैया, हमें इनकम के साथ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए जो हमने पहले डिस्कस किया है. तो इस टॉपिक से हमें यही समझ आता है कि इनकम के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ों पर ध्यान देते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए. डू यू थिंक कि मनी मिल रहा है तो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है? नो, मनी के साथ साथ हमें और भी ज़्यादा नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ चाहिए हमारी लाइफ में जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मनी. राइट, तो ये बात समझ आ गई आपको. सो दिस एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, समझ आ जाएगा अपने आप. ओके, परफेक्ट. तो यहाँ एक लाइन आई थी, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. तो इस बात से आपको ये वाली लाइन आपको लोगों को समझ आ गई. इस लाइन का क्या मतलब है कि हम डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम को नहीं देखते बल्कि और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स को भी मद्देनजर देखकर ही हम अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं. राइट, डेवलपमेंट नॉट ओनली मीन्स मनी बट ऑल्सो अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ सच एज योर सिक्योरिटी, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. राइट, मैनी अदर थिंग्स आर देयर. तो इस एग्जाम्पल से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. ओके, नेशनल डेवलपमेंट. तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है. राइट, व्हेन एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री इज एबल टू अचीव his or her materialistic desires, his or her aspirations, then that person is particularly developed. और मैंने बताया था कि अगर एक नेशन में, एक कंट्री में हर एक इंसान अपना ह्यूमन डेवलपमेंटल हासिल कर लेता है, हर एक इंसान डेवलप्ड हो जाता है, हर एक इंसान की अपनी अपनी एस्पिरेशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो हमारा नेशन भी प्रोग्रेस, हमारा नेशन में डेवलप हो जाता है ना. क्योंकि नेशन किससे बनता है? अल्टीमेटली नेशन हमारे लोगों से ही तो बनता है. और जब हर एक इंसान ने अपनी अपनी डेवलपमेंटल हासिल कर ली, अपनी अपनी डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं एक लाइफ में वो हासिल कर लिए हैं, देन ऑफ कोर्स हमारा नेशन भी डेवलप हो जाएगा. तो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स. इट कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, मेडिकल एटसेट्रा. तो यहाँ ये बताया है कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कि जब अगर एक नेशन में हर एक सिटीजन को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, राइट, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उन्हें न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड हो, और उनको उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उनका रहने सहने का जो तरीका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छी हो जाए, तो ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. तो यहाँ वही बात आ गई है. हमने पहले देखा था फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स आते हैं. मेरे लिए मेरा डेवलपमेंटल गोल कुछ और है, आपके लिए आपका कुछ और है. तो यहाँ यही बताया है जैसे हमारे एम्स अलग है, हमारे एस्पिरेशंस अलग हैं और हमारे डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं. सिमिलरली हमारे जो कंट्री के लिए डेवलपमेंट की सोच है वो अलग हो सकती है. मतलब लेट्स टेक, अगर कोई मुझसे पूछता है कि तनुश्री तुम्हारे लिए तुम्हारा नेशन कब डेवलप होगा, तो मेरे लिए आंसर यही होगा कि जब मेरी इंडिया में हर एक बच्चा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, जब हर एक बच्चा, हर एक इंसान मेरी जो कंट्री में रहता है वो लिटरेट हो, उसको समझ हो, देन मेरा कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा. ये मेरा डेवलपमेंटल गोल है फॉर माय कंट्री, ये मेरा आइडिया है. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए क्या हो सकता है कंट्री का डेवलपमेंट, तो आपका में भी ये हो सकता है कि अगर जब हर एक इंसान को अच्छी हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो तो मेरी कंट्री डेवलप हो जाएगी यार. तो बात तो दोनों ही सही है ना, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, बट हम दोनों के आइडियाज़ और नोशंस डिफरेंट हैं. आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट ये है कि जब सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड होंगी, बट मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट ये है जब हर एक इंसान लिटरेट हो जाएगा. So different person can have different national development notions and these notions can be conflicting as well. हमारे notions अलग अलग हो सकती हैं, तो हमारे जब ideas अलग हैं तो ज़्यादातर conflict भी हो सकती है, हमारे बीच लड़ाई भी हो सकती है, right? Under national development, a country uses its resources in a fair way and just way.
Under this, only those programs and policies are implemented which would benefit many people. Under national development, countries focus more on social infrastructure, which includes education, health and other social services. तो यहाँ बताया है कि national development जब country करती है, right, जब country की government ये उठा लेती है अपने हाथ में, ये फैसला कर लेती है कि अब मुझे मेरी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो वो क्या करते हैं, वो कंट्री के रिसोर्सेज को एकदम अच्छे से हार्मोनियस वे में यूटिलाइज करते हैं, राइट. काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो, और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं सच एज सोशल सर्विसेज की, सच एज एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया एंड अदर सोशल सर्विसेज, लाइक सब लोगों को खाना मिले, सबको हेल्थ अच्छी मिले, सारे बच्चों को एजुकेशन मिले. अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो पर्टिकुलरली एक नेशन डेवलप हो जाता है. और जब गवर्नमेंट सोच लेती है कि मुझे मेरी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तब वो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी जो स्टेप्स होती है वो एक गवर्नमेंट उठाती है, राइट. आगे बच्चा बात समझ, परफेक्ट. हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स. तो यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट सबका एक जैसा नहीं होता. लेट्स टेक, अगर आप आगे जाके आपका डेवलपमेंट मुझसे ज़्यादा अच्छा हो जाए, मेरा आपसे थोड़ा कम अच्छा हो, या किसी का मुझसे कम अच्छा हो, तो यहाँ क्या बताया कि ऑफ कोर्स हम सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, तो हम सबके डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ अलग हुई है. सिमिलरली अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो सारी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, ये सारी कंट्रीज डेवलपिंग नहीं है, सारी अंडर डेवलप भी नहीं है. कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप है, कुछ डेवलपिंग है और कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं. तो ये कंपैरिजन किसने किया, हाँ, और ये कंपैरिजन होता कैसे है, हम ये सब इस स्लाइड्स में और आगे की स्लाइड्स में जानेंगे. ओके, to compare countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. As different countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person earns. So we compare the average income of countries. Average income is the total income of a country divided by its total population. It is also called per capita income. ओके, तो हम पहला वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि यहाँ बताया है कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में, कि वो किस कैटेगरी में फिट होती हैं, हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट लेते हैं, इनकम. बिकॉज वी नो इनकम इज अ प्राइमरी थिंग, राइट. अगर सबके पास इनकम है तो मोर और लेस वो हैप्पी होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. बिकॉज इनकम कैन ओनली बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स सच एज कार, योर हाउस, योर क्लोथ्स, बट मनी कैन नॉट बाय नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो ये जो हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पर, जिन कंट्रीज़ का इनकम हायर होता है उन्हें हम मोर डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, और जिनका कम होता है उन्हें हम लेस डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, राइट. एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर कंट्री की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन है. कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स. तो अब हर कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन है. अगर हम हर एक जनता की, हर एक इंसान की पॉपुलेशन लेते गए और उनको ऐड करते गए, तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि एवरेज पर्सन की कितनी इनकम है, राइट. तो हमें एक एवरेज इनकम नहीं पता चलेगी. सो वी कंपेयर एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो अभी ये बात आई गेस थोड़ी समझ नहीं आई होगी, अभी आ जाएगी 2 मिनट. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं. एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. अब एवरेज इनकम निकलती कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. लेट्स टेक, अगर मेरी कंट्री की पॉपुलेशन, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेट्स टेक मेरी कंट्री की पॉपुलेशन है 100, लेट्स टेक, और टोटल इनकम है मेरी कंट्री में 90, लेट्स टेक. तो और अब अगर मुझे इसकी एवरेज इनकम निकालनी है, एवरेज इनकम मतलब व्हाट अ पर्सन अर्न्स, ठीक है, एक पर्सन एवरेज में कितना कमा लेता है, तो ये हमें निकालना है. तो कैसे निकलेगी, यू कैन डिवाइड, आई थिंक यू आर मोर गुड देन मी इन मैथमेटिक्स, तो निकल जाएगी. तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एक पर्सन की एवरेज इनकम इतनी है. ठीक है, एवरेज इनकम है वो, असली इनकम नहीं है. ओके, एवरेज इनकम मतलब हर इंसान, हर बंदा इस कंट्री में एवरेज इतना कमाता है, मतलब कोई ज़्यादा भी कमा सकता है उससे, कोई कम भी कमा सकता है, बट हमने एक एवरेज वैल्यू निकाल ली है. ओके, ये बात समझ आ गई. तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला बच्चा, इट्स इंपॉर्टेंट. एवरेज इनकम इज बेसिकली द टोटल इनकम ऑफ योर कंट्री. आपकी जनता की जितनी भी इनकम है वो यहाँ लिखनी है ऊपर, और नीचे लिखना है आपकी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है. Okay, average income is the total income of a country divided by its total population. It is also known as per capita income. Very, very important. Per capita income और average income are one and all the same thing. Average income बोलो या per capita income बोलो. Okay?
Perfect. This criterion is used by World Bank as per the World Development Report in 2016 in classifying the countries. World Bank says that countries with the per capita income of $12236 per annum and above in 2016 are called rich countries, and those with per capita income of $1005 or less are called low income countries. India comes in the category of low income countries because its per capita income in 2016 was $1840 per annum. Rich countries, excluding the countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो यहाँ हमें ये बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने 2016 में एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी और उसने डिफरेंट कंट्रीज को कैटेगराइज किया, कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम. ठीक है, तो उन्होंने जब ये सेंसस किया 2016 में कि उन्होंने कैटेगराइज करी डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम. तो उन्होंने देखा कि जो भी कंट्रीज $, इतना 12236 पर एनम कमाती हैं, उनकी एवरेज पर्सन की उनकी कंट्री की एवरेज इनकम $12236 है, तो वो कंट्रीज कौन सी कैटेगरी में आ गई? रिच कंट्रीज है. सो $, जिनका है 12236, वो आपकी रिच कंट्री में आ गई. ये किसके हिसाब से है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी. एंड वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज को? विच इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. ठीक है, ये बात समझ आ गई? ओके, तो यहाँ बताया है कि जिनका भी $, 12236 है इन 2016, वो हमारी रिच कंट्रीज में आ जाती हैं. एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 1005 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. और वहीं जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $1005 से 1005 था या उससे कम था, वो कंट्रीज क्या कहलाती हैं? लो इनकम कंट्रीज कहलाती हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? लो इनकम कंट्रीज. तो जिनका इतना डॉलर उनकी एवरेज इनकम है एक साल में जिस कंट्री की, तो वो किस में आएगी? लो इनकम कंट्रीज. वहीं जिनका $, 12236 पर एनम है, वो किस में आएंगी? रिच कंट्रीज में. तो उन्होंने क्लासीफाई किया, वर्ल्ड बैंक ने डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम, और उन्होंने ये क्राइटेरिया, ये सारी डिटेल्स कहाँ दी? कौन सी रिपोर्ट में दी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? India comes in the category of low income countries because its per capita income in 2016 was just $, 1840 per annum. तो यहाँ बताया कि इंडिया, हमारी जो इंडिया कंट्री है, वो कौन से कैटेगरी में आती है? हमारी इंडिया भी लो इनकम कंट्री में आती है, क्योंकि इन 2016 हमारा जब सेंसस हुआ तो हमारा कितना था? $, 1840 was our income in 2016 according to dollar. ठीक है, $. So that's why this criteria was taken and India was put into the category of low income country. We know our country is developing and one day we will also touch some of the greater heights in which some other countries placed. Okay, so don't worry about that. The rich countries, excluding the countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो यहाँ बताया कि rich countries को हम लोग क्या कहते हैं? developed countries कहते हैं. ठीक है, low income countries को हम developing कहते हैं, और कुछ होती हैं जो बहुत ही लो है, वेरी लो होंगी, तो उनको हम अंडर डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में डाल देते हैं. तो रिच कंट्रीज हमारी डेवलप नेशंस बन जाती हैं. ओके, ये अच्छा बात आपको समझ में आ गई? परफेक्ट. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. तो अभी जब हमने वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? दैट वाज एवरेज इनकम. दैट मीन्स दे हैव टेकन मनी. तो उन्होंने एवरेज इनकम या मनी को एक एक वेपन बना लिया कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए. बट डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? हमने तो अभी पढ़ा कि मनी कैन ओनली बाय ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, राइट? मनी से सिर्फ हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं, अपनी डिजायर्स, अपनी एस्पिरेशंस खरीद सकते हैं. हाउएवर मनी से हम नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स सच एज हैप्पीनेस, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें तो हम मनी से नहीं खरीद सकते. सो डू यू थिंक कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिपोर्ट निकाली, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम? ठीक है, तुम ओके, इंडिया तुम इतना कमाते हो तो तुम इस कैटेगरी में आओगे, और यूएस से तुम इतना कमाते हो तो तुम इस कैटेगरी में आओगे. आई डोंट थिंक दैट दिस इज द राइट वे. तो हम यहाँ यही पढ़ेंगे. ओके, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स, पीपल लुक
different things. People also want non-materialistic things in their life like freedom, security, respect. For development of a nation, average income और per capita income is needed. तो यहाँ ये बताया है कि हम अपने डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए, हमारा डेवलपमेंटल गोल सिर्फ ग्रोथ, प्रोग्रेस क्या होती है, मनी थोड़ी ना होता है, सिर्फ मनी नहीं होता. हाउएवर मनी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, पर मनी के साथ साथ हमें नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए अपनी लाइफ में, सच एज हमें रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, राइट. हमें नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए. बट हम लोग एक कंट्री को डेवलपमेंट का नजरिया जो वर्ल्ड बैंक ने देखा, दैट वाज जस्ट एवरेज इनकम. उन्होंने देखा ठीक है, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की इतनी है वो रिच कंट्री है, वो डेवलप कंट्री है, वो अच्छी कंट्री. दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज. हाउएवर ऐसा हो सकता है ना कि लेट्स से अगर एक कंट्री है जो बहुत रिच है, डेवलप नेशन में आ रही है, पर वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के लोगों को उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोई फ्रीडम नहीं देती, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं देती, राइट. वहाँ की जो जॉब होती है, वहाँ पे जो जॉब मिलती है, वहाँ कोई नो सिक्योरिटी, नो वर्किंग कंडीशंस, वहाँ के लोग जो है वो खुश नहीं है. हाउएवर उनके पास पैसा है पर वो खुश नहीं है. सो डू यू थिंक दैट कंट्री इज रियली डेवलप्ड? आई थिंक नो, दैट कंट्री इज नॉट डेवलप्ड. अगर हमारी कंट्री, लेट्स टेक हमारी कंट्री, अगर हमारी कंट्री की इनकम भी कम है, बट अगर हर एक इंसान इस कंट्री में हैप्पी है, तो हम डेवलप हो जाएंगे. तो ये बात समझ आ गई कि हमारी लाइफ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है. ओके, तो यहाँ आपको एक टेबल दी है, वहाँ आपको हमारे डिफरेंट स्टेट्स के में पर कैपिटा इनकम दिखाई है. जैसे हरियाणा की मैं देख सकती हूँ 1,62,034 अराउंड कुछ आपकी इनकम है. सिमिलरली केरला की दी गई है और बिहार की दी गई है. तो इस डेटा से मुझे दिख रहा है कि हरियाणा हैज़ हाईएस्ट कैपिटल इनकम एंड बिहार हैज़ द लोएस्ट कैपिटल इनकम. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है. If per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered as the most developed state and Bihar the least developed state of the three. However, this is not true if we look at other criterias. Very very important. You know, these two slides are my favorite. तो यहाँ अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ हमें पर कैपिटा इनकम दिखाई हरियाणा की, केरला की, बिहार की. इस डेटा से हम एकदम साफ ये बात कह सकते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है और बिहार की सबसे कम. तो अगर हम भी वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा इज़ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ दीज थ्री, राइट. केरला, बिहार और हरियाणा में से आपका हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है और बिहार सबसे कम डेवलप है. हम इस डेटा से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, राइट. पर जब हम देखेंगे अलग अलग क्राइटेरिया, अब हम इस टेबल में देखेंगे टेबल 1.4 में, तो हमें पता चलेगा कि वेदर हरियाणा इज रियली डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री और नॉट. तो इस टेबल को बच्चा बहुत ध्यान से देखना. ओके, तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमें स्टेट्स में हरियाणा, केरला और बिहार दिए हैं. फिर हमें डिफरेंट कॉलम्स दिए हैं. एक कॉलम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, दूसरा है लिटरेसी रेट का और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो. तो जब हम इन तीनों डेटा को कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इज हरियाणा रियली डेवलप्ड और नॉट. ओके, तो यहाँ हमें दिया है, मैं आपको हर शब्द का मतलब समझाऊंगी. मीन्स व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट क्या है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है. अभी पहले ये डेटा देख लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2015-16 का 36, लिटरेसी रेट है 82, वही नेट अटेंडेंस रेशियो है 61. वेराज केरला का 12, लिटरेसी रेट केरला का 94 है और नेट अटेंडेंस रेशियो केरला का 83 है. वेराज बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 42 है, केरला और लिटरेसी रेट बिहार का 62 है और नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार का 43 है. तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब बच्चा, इन्फेंट का मतलब पता है आपको, बेबी जो 1 साल के हुए भी नहीं होते, राइट. 1 साल से भी छोटी उम्र जिन बच्चों की होती है उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं. मोर्टेलिटी रेट, so this basically indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of thousands life children born in that particular year. तो यहाँ बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो इंडिकेट करता है कि जो बच्चे 1 ईयर पहले होने से वो दे डू नॉट कंप्लीट इवन द एज ऑफ 1 एंड दे डाई. ठीक है, तो जो बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले भी मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो ये हम 1000 प्रोपोर्शन में लेते हैं, यानी 1 साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चे 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही
चले गए, राइट। दैट मीन्स अगर मैं हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखूँ तो 136 है, यानी ये 36 कितने में से है, 36 कितने में से है बच्चा, 1000 में से, 36 आउट ऑफ 1000। मतलब हरियाणा में जब 2015-16 में, राइट, इस एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए, और उनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो एक साल कंप्लीट करने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, तो वो थे 36। यू कैन इमेजिन 1000 में से 36 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना 1 एज भी कंप्लीट नहीं किया, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया और वो चले गए, राइट। तो डू यू थिंक, यू कैन इमेजिन कितना पेन होता होगा पेरेंट्स को उन बच्चों के, राइट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट का मतलब समझ आ गया। तो यानी 36 बच्चे मर गए आउट ऑफ 1000, वेराज केरला का मोर्टेलिटी रेट है 12। ओके, मतलब 12 ही बच्चे मरे 1000 में से। केरला में 1000 बच्चों में से कितने ही बच्चे मरे, सिर्फ 12। दे आर नॉट सिर्फ, बट या वो हरियाणा से काफ़ी कम है। ओके, और वहीं बिहार में देखोगे तो बिहार में 42 बच्चे मर गए 1000 प्रोपोर्शंस में से। एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 42 बच्चे ऐसे थे जो लाइफ से चले गए। तो यहाँ अगर मुझे ये बताओ तो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है? ऑफ कोर्स हरियाणा का है। तो डू यू थिंक कि ये अच्छी बात है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। यानी बिहार तो डेवलप है नहीं, हरियाणा का भी बहुत ज़्यादा है, बट केरला का अगर मैं देखूं, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 है। यानी वो कंपेयर करें तो हरियाणा और बिहार में से केरला का मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी इनमें से केरला सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखूँ तो डू यू थिंक कि ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकम से भी ज़्यादा? ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें क्या दर्शाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तभी तो होगा जब हमारी कंट्री की हेल्थ एंड मेडिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं हुई, उन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, है ना, तभी तो वो बच्चे एक साल कंप्लीट करने से पहले ही चले गए इस दुनिया से। तो यानी अगर मैं देखूं, मतलब केरला का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एज कम्पेयर टू हरियाणा एंड बिहार। वहाँ केरला में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तभी सिर्फ कंपेयर करें तो कम बच्चे मरे हैं, राइट। वहीं अगर मैं देखूं बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 42। तो यानी बिहार में ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है, यानी बिहार का मेडिकल फैसिलिटीज़ पुअर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पुअर है। आई बात समझ बच्चा, इतनी बात समझ आई? सो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत गंदी है बिहार की। ओके, सो डू यू थिंक आप समझ आया कि सिर्फ मनी नहीं है, पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा की ज्यादा है, बट मुझे यहाँ केरला मोर डेवलप लग रहा है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तभी तो 12 बच्चे गए आउट ऑफ 1000 प्रोपोर्शंस ऑफ लाइफ इन अ ईयर। ठीक है, ये बात समझ आई? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो हमने एकदम अच्छे से समझ लिया। लिटरेसी रेट में आते हैं। हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%, वहीं केरला का लिटरेसी रेट है 94%, बिहार का लिटरेसी रेट है 62%। लिटरेसी रेट तो बच्चा आपको पता होगा, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ऑफ 7 एंड अबव। लिटरेट का मतलब ये नहीं होता कि वो इंग्लिश बोले, ठीक है। लिटरेट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान कुछ भी लिख सके और पढ़ सके। 7 एंड अबव, 7 साल के बच्चे से लेकर 7 साल तक अबव कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज में लिख सके और बोल सके, वो आपका पर्सन लिटरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश बोलना है देन यू आर लिटरेट। आप हिंदी बोलो या आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज, मणिपुरी हो, उड़ीसा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी गुजराती हो, कन्नड़ा हो, कुछ भी हो, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बोल सकते हो उस लैंग्वेज में, देन यू आर अ लिटरेट पर्सन। तो लिटरेसी रेट हरियाणा का 82% है, केरला का 94%, बिहार का 62%। तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और ये तो हमें पता है कि केरला को एजुकेटेड स्टेट है केरला, राइट। तो केरला सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है अगेन, तो केरला तो भाई जीत रहा है यहाँ, हरियाणा से हमेशा जीत रहा है। और वहीं आप देखोगे कि बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 62% है, यानी बिहार अभी भी सबसे पीछे है ही। अब हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसका मतलब क्या है भाई, नेट अटेंडेंस रेशियो? अटेंडेंस तो जानते हो ना, स्कूल में लगती है हमारी प्रेजेंट एब्सेंट, तो यहाँ यही बताया है नेट अटेंडेंस रेशियो। बच्चा मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, अगर आप लोगों को दिखना रहा हो, आपकी बुक में वैसे ये टेबल गिवन है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट सेम ग्रुप। तो यहाँ बताया है कि 14 और 15 साल की उम्र में, ठीक है, कौन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है।
उसका मतलब होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिटी है, अगर एक स्टेट है ए, ठीक है, और उस स्टेट में इस एज ग्रुप में 14 और 15 के बीच का जो ये एज ग्रुप है, इसमें कम से कम 50 बच्चे आते हैं। लेट्स टेक 50 बच्चे इस ग्रुप के बीच में आते हैं जो 14 और 15 साल के बीच में है, राइट। 14-15 साल की एज ग्रुप में आते हैं ये 50 बच्चे, और इन 50 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। ये हो गया आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी 20 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते, तो वो हो गया आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। आगे बात समझ कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, राइट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in that same age group, total number of children in that same age group, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप देख सकते हो कि हरियाणा में 61 बच्चे हैं जो एज ग्रुप में हैं जो अटेंड करते हैं, वेराज केरला में 83 हैं, बिहार में 43 हैं। तो अगेन केरला में सबसे ज्यादा है, राइट। ज्यादा सबसे अच्छा नेट अटेंडेंस रेशियो कौन सी स्टेट का है, केरला का है, वेराज बिहार का सबसे कम नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो ये बात समझ में आ गई। तो डू यू थिंक अगर इतने सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर करें, तो डू यू थिंक सिर्फ एक पर कैपिटा इनकम की वजह से जो हमने यहाँ देखी कि हरियाणा की सबसे ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि हरियाणा डेवलप है? नो, बिकॉज हरियाणा में ना ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, ना ही वहाँ के लिटरेसी रेट अच्छा है, ना ही वहाँ के एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है। तो डू यू थिंक दैट स्टेट इज डेवलप? नो। वेराज केरला का पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, पर वहाँ अच्छी हेल्थ एंड बेनिफिशियल फैसिलिटीज हैं, न्यूट्रिशन अच्छा है, वहाँ का खाने का जो खाना होता है ना, तभी तो बच्चे अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, तभी तो वो बच्चे से 12 मरे वहाँ 1000 में से, ठीक है। तो वहाँ केरला, आई थिंक केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा, यू कैन से दैट, राइट। तो ये बात समझ आ गई, वेयर बिहार इज लीस्ट डेवलप्ड ऑफ द टू। ओके, आ गई बात समझ? परफेक्ट। तो यहाँ मैंने आपको की टर्म्स दे दिए हैं, ऑल्दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बट स्टिल यू कैन सी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 and above एज ग्रुप, द मोर द पीपल आर एजुकेटेड द मोर डेवलप द ग्रुप इज, है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो आपको समझ आ गया, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट सेम एज ग्रुप। ओके, अब हम आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज पर। तो एज ए नेम इटसेल्फ सजेस्ट, पब्लिक फैसिलिटीज फॉर द पब्लिक यानी जनता। तो जनता के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो हमें पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं हमें, राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट ट्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पर ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि हर एक इंसान तक ये ज़रूरी नेसेसरी फैसिलिटीज़ पहुँचे। एज वी नो that Haryana has more income than the average person in Kerala, but Kerala has low infant mortality rate. मैंने आपको बताया ना, केरला में infant mortality rate सबसे कम है, only 12 out of 1000 proportions life in a year, birth life in a year, because of better public system like public distribution system which provides health and nutrition status. तो अभी मैंने आपको बताया था कि केरला का infant mortality rate कम है, यानी इसका क्या मतलब हो गया कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहाँ बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन, अच्छे से खाना प्रोवाइड हो रहा है। तो यानी यहाँ भी यही लिखा है कि केरला का लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक सिस्टम, क्योंकि वहाँ में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट सच एज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, आई गेस आप 9th में ये पढ़ के ही आए हो। पीडीएस का मतलब क्या होता है? जब हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को फ्री में या बहुत ही अफोर्डेबल रेट में खाना प्रोवाइड करती है, तो दैट इज पीडीएस। तो वहाँ ज़रूर ये जो सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो अच्छे से सभी लोगों को प्रोवाइड हो रही है, तभी तो केरला का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, तभी तो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, राइट। ओके, we need public facility because we are not able to purchase all the thing by money. We cannot able to buy a pollution free environment with the help of money. Very important.
मैंने आपको बताया मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर, मनी कैन ओनली बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मनी आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता। मनी आपको ये जो सारे हमारी कंट्री में वायरसेस फैल रहे हैं, इनसे तो आपको मनी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, राइट है ना। तो मनी कैन नॉट लाइक प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शनेट फ्रॉम दिस कोविड-19 को ही देख लो। डू यू थिंक कि अगर आपके पास मनी है तो आप बच जाओगे इससे? नहीं, इनफेक्ट तो हो ही जाओगे ना अगर प्रिकॉशंस नहीं रखे। तो वहाँ यही बात बताइए। तो मनी सब कुछ नहीं है, इनफैक्ट मनी से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। ओके, अब हम चलेंगे डिफरेंट टर्म्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में भी गिवन है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं BMI के बारे में, यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है आपकी बुक में भी एक बॉक्स टाइप में गिवन है। लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड कैन लीड टू अंडरनरिश्ड अडल्ट्स। या तो अभी हमने न्यूट्रिशन की वैल्यू करी कि केरला में ज़रूर अच्छा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिस्टम है, तभी वहाँ के बच्चे जल्दी नहीं मरते। तो ये बात यहाँ वहाँ बताई है। तो यानी हमें भी यहाँ बताइए कि क्वालिटी ऑफ फूड, हमें एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। और हमें पता है कि हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा गरीबी है, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अंडरनरिश एडल्ट्स और बच्चे आपको मिलेंगे। उन लोगों को एक भी वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, एंड देन आफ्टर दैट वो कुछ भी खाते हैं, उनको कोई न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, राइट। वन वे टू फाइंड दिस टू मेजर BMI, that is body mass index. We can calculate body mass index by dividing weight in kg to square of height in meter. If BMI is less than 18.5, then it signifies undernourished conditions. If BMI is more than 20, then it signifies overweight. So a healthy person is identified by a BMI between 18.5 to 25. This criteria is not applicable for growing children. तो यहाँ हमें बताया है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई एक आदमी अंडरनरिश्ड है या कोई ओवरवेट है। तो ये हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बाय डिवाइडिंग योर वेट। सो आपका जो भी वेट है इन केजीज टू द स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर। आपकी जो भी हाइट है मीटर्स में उसका स्क्वायर करना, ठीक है, कितनी भी मीटर आपकी हाइट है बस उसका स्क्वायर करना, और आपका वेट केजी में होना चाहिए। तो जब आप ये कर लेते हो तब आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आता है। तो ये इंडेक्स में अगर आपका जो आया इसको मतलब मैथमेटिक्स कर जो भी आपका आंसर आता है, और अगर आप 18.5 से लो होते हो तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि आप अंडरनरिश्ड हो, ठीक है, आप अंडरनरिश हो, आपको प्रॉपर नरिशमेंट्स आपकी बॉडी में आपको नहीं मिल रहे हैं। और अगर ये आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है ये 25 से ज़्यादा आता है, 25 से ज़्यादा आता है तो यहाँ क्या पता चलता है कि आप ओवरवेट हो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। अगर ये कम आता है, 18.5 से कम आता है, तो यानी एक अंडरनरिश्ड एडल्ट हो आप, ठीक है। वेराज अगर ये 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट हो। सो अगर मैं बात करूँ एक हेल्दी पर्सन की, एक नॉर्मल पर्सन की, तो उसका BMI होता है बिटवीन 18.5 to 25, ठीक है। इसके बीच में जिसका भी जितना आ रहा है वो एकदम परफेक्ट नॉर्मल बॉडी है। तो दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, येस, फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। मैंने देखा है कि पीपल डू बॉडी शेमिंग, स्पेशली चिल्ड्रन। तो विद दिस प्लेटफॉर्म आई जस्ट वांट टू टेल कि दिस इज रियली अ वेरी बैड थिंग। हाँ, प्लीज डोंट डू दिस। ये ग्रोइंग चिल्ड्रन पर एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू दिस। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग्स, एंड this is basically a moral value that I need to give you, okay, as your teacher, okay, perfect. तो आगे बढ़े अब हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे हम अब चलते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, राइट। सिमिलरली अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन पब्लिश करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो हमारी वर्ल्ड बैंक निकालती है, और वो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करती है टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, विच इज़ एवरेज इनकम। वेयरएज हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP।
that compares countries on the basis of educational levels of the people, their health status and per capita income. Very important. तो यहाँ बताया है कि UNDP भी हमारी डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करती है, बट वो वर्ल्ड बैंक की तरह सिर्फ एक क्राइटेरिया दैट इज एवरेज इनकम लेकर नहीं चलते, वो डिफरेंट अदर क्राइटेरियाज को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, सच एज हेल्थ, such as education and per capita income also. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकली थी 2015 का ये डेटा है। तो हमें पता चला कि ये रिपोर्ट में कौन कौन है, श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो अगर मैं देखूँ ग्रॉस नेशनल इनकम श्रीलंका की हमसे $10,789 में है, इंडिया की भी है, सब सारी कंट्रीज़ की दे रखी हैं। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कैपिटा इनकम भी दे दी है उन्होंने। सिमिलरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो श्रीलंका की है, इंडिया की है, म्यांमार की है, सबकी दे रखी है। तो यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लाइफ की एक्सपेक्टेड लेंथ, यानी जब एक पर्सन बॉर्न होता है तो हमें पता है कि इंडिया में एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, अराउंड 65 समवट, लाइक ऐसी हमारी एज हमारी एक्सपेक्टेड है कि इतना तो आदमी जब पैदा हुआ है तो जी लेगा। ठीक है, इतना इंडिया की इतनी है, जापान की हमसे ज़्यादा है, और भी कंट्रीज़ की ज़्यादा कम होती रहती है। तो ये यानी ये बताती है कि हेल्थ, ऑफकोर्स हेल्थ ही डिटरमाइन करती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ बताई है कि श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, बल्कि इंडिया की 68 समवट लाइक है। मैंने 65 बताई, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो म्यांमार की भी दे रखी है, पाकिस्तान की भी दे रखी है, और सबकी दे रखी है। ओके, देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबव। तो यहाँ और भी डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया है। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो समवट लाइक। तो HDI रैंक इन द वर्ल्ड, तो हमारी श्रीलंका कौन सी रैंक पर है, 73 पर। इंडिया यू कैन इमेजिन 131 पर है। तो यानी HDI का मतलब क्या है, यहाँ HDI, व्हाट इज HDI है, HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आफ्टर जब ये रिपोर्ट निकल जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो एक हमारा रैंक देती है। ठीक है, ये जो आपकी UNDP है, ये हर कंट्री को एक रैंक देती है। तो उन रैंक में से श्रीलंका की रैंक क्या है, 73। यू कैन इमेजिन श्रीलंका की लेंथ क्या है, 73, वेराज हमारी इंडिया की रैंक है बहुत पीछे हम, विच इज़ 131। तो श्रीलंका सबसे टॉपर है, इंडिया उसके बाद है। मतलब ये आपको इन कंट्रीज में दिखाया कि श्रीलंका सबसे ऊपर है, इंडिया उसके बाद है, बाकी म्यांमार है, देन पाकिस्तान, नेपाल एंड देन बांग्लादेश। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, परफेक्ट। तो ये रिगार्डिंग ये डेटा है इंडिया की और उसकी नेबरिंग कंट्रीज का। अब हम पढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ हम देखेंगे कि हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं, राइट, पर हम डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दिन भर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, राइट। हमें डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, नई नई बिल्डिंग्स चाहिए, बंगलोज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड, और लैंड पे जो भी कहीं ट्रीज होती हैं हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, है ना। इस बात से तो अग्री करोगे कि वी आर डिप्लीटिंग आवर रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमेशा महात्मा गांधी ऑलवेज सेड दैट देयर इज इनफ for everybody's need but not for anybody's greed, but we humans are so greedy that we are not able to see that we are depleting our valuable resources. I think they are invaluable resources. Okay, they are so precious. Sustainability of development means development without harming or hampering the environment. It is a process of development that satisfies the present needs without compromising the needs of future generations. Very important. हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, बट सस्टेनेबल
डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ताकि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, और हमारी नीड्स, राइट, द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन शुड ऑल्सो बी फुलफिल, और हमारी जो आगे फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी, उनके लिए भी सब कुछ बचना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्राउंड वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज replenished by our nature. People of a particular generation must use water in such a way that people of future generation may also be able to use groundwater. People should not overuse and degrade the quality of water so that water is exhausted, or if remains, it is contaminated to such an extent that it becomes unusable for people of future generations. Very important. तो यहाँ मैं ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया, मैं कहूँगी ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। हमारी हर एक रिसोर्स को हम यूज़ नहीं, हम ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आगे हमारी ही फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया है, ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। पीपल शुड नॉट ओवर यूज़ एंड डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर को हमें बचाना है, हमें हर रिसोर्स को बचाना है, और हमें ऐसा करना है कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन ना आए। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई बच्चा? परफेक्ट. So with this we have completed our chapter. I am so happy. We are just doing great work, I think. And if you like this video, then you need to just for a like, just click on the like button, because it motivates me every day. It boosts my confidence to make such great content videos for you, and I'm highly obliged if you have watched video from the starting to end. I'm so grateful. Thank you guys, and I will see you soon with another chapter. Till then, you take care, stay safe, keep smiling. Bye bye.